Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 364 मोक्ष और ईशानी का प्यार कोशिश। और दोनों बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे प्यार की निशानी। क्या आपको लगता है मुझे कभी रिग्रेट हो सकता है? मैं तो शादी के दिन से ही हम दोनों के बच्चों के बारे में सोचती थी। और हमारे दोनों बच्चे मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने हमें दिया है। और मैंने पहले भी कहा था आपको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैंने आपको देखा है, जब मैं आपको जानती नहीं थी तब भी मैं आपसे प्यार करती थी, अब भी आपसे प्यार करती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सिर्फ आपसे प्यार करूंगी। अब आगे चाहे जिंदगी में कुछ भी ही जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी हब्बी। इतना कहकर ईशानी ने प्यार से मोक्ष के माथे पर किस किया। ईशानी की आंखों में मोक्ष के लिए बेइंतहा प्यार झलक रहा था। कोई भी बता सकता था कि ईशानी पागलों की तरह मोक्ष से प्यार करती है। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष ने प्यार से ईशानी को देखा। उसे पता था उसकी बीबी सबसे ज्यादा प्यार उससे ही करती है। पर अपनी बीबी की मुंह से आपने लिए फिर से प्यार की इजहार सुनकर मोक्ष खुद को खुश होने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो पता नहीं क्यों तरुण की बात सुनकर इतना परेशान हो गया था, जबकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी बीबी उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। ईशानी की मुंह से फिर से ये सुनकर कि वो उससे ही प्यार करती थी और करती है, और जब तक जिंदा है सिर्फ उससे प्यार करेगी। मोक्ष के दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। उसने जल्दी से ईशानी की होंठों पर किस किया और उसकी गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, थैंक यू जान, मुझे इतना प्यार देने के लिए। उसकी बात सुनकर ईशानी स्माइल करते हुए बोली, मेरा सारा प्यार तो सिर्फ आपके लिए ही है हब्बी। प्लीज आगे से ऐसी बात कभी मत करना कि मुझे कभी आपसे शादी करके रिग्रेट हो सकता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो क्या पता मैं खुद आपको किडनैप करके आपसे शादी कर लेती। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर भी स्माइल आ गई। तो क्या मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया? क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था मेरी बीबी की मुझे किडनैप करके शादी करने तक? इतना कहकर मोक्ष ने अपने नाक को ईशानी की नाक से रब किया और उसे टाइटली हग कर लिया को उसके दिल को सुकून दे रहा था। ईशानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब से उसने मोक्ष से शादी किया था वो खुलकर हंसना सीख गई थी, और उसकी यही हंसी मोक्ष को पागल करने के लिए काफी था। मोक्ष खुद को लक्की मानता था कि उसकी बीबी उसे मिली, वरना शायद वो जिंदगी भर कभी भी शादी ही नहीं करता, क्योंकि उसे उन फ्लावर बास जैसी शो ऑफ लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर 26 की उम्र में उसे एक छोटी लड़की ने बचाया जो 18-19 साल की लग रही थी, और मोक्ष उस लड़की के लिए पागल हो गया। वो हर हाल में इसी से शादी करना चाहता था। 3 साल बाद वो फिर से ईशानी से मिला जो उसकी दिल की धड़कन बन गई थी, जिसके बारे में वो हर रात सपना देखता था। और ईशानी से मिलते ही उसने उसे हमेशा के लिए अपना बनाने का सोचा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ईशानी भी सालों से उससे प्यार करती थी। ईशानी ने जल्दी से टिफिन निकाला और प्लेट मंगवाकर खाना सर्व किया। ईशानी ने आज भी मोक्ष की पसंद का सारा खाना बनाया था। मोक्ष को खाने की खुशबू से ही पता चल गया कि खाना उसकी बीबी ने खुद बनाया है। ईशानी अपने हाथों से मोक्ष को खिलाने लगी, क्योंकि मोक्ष की दाहिने हाथ पर कई जगह कट लग गया था। मोक्ष भी ईशानी को खिलाना चाहता था, पर ईशानी ने मोक्ष को रोक दिया। मोक्ष की हाथ पर प्रेशर पड़ता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए ईशानी मोक्ष की जिद पर उसे खिलाते हुए खुद भी खाने लगी। मोक्ष भी आराम से ईशानी की हाथ से खाना खा रहा था। उसकी आंखें अपनी प्यारी बीबी पर टिकी हुई थी। मोक्ष की आंखों में ईशानी के लिए पागलपन और जुनून अब और भी बढ़ गया था। वो तरुण की बातें अभी के लिए भूल गया था, पर अगर ये सबक तरुण के लिए काफी नहीं हुआ, अगर वो फिर से उसकी बीबी की बारे में सोचने की हिम्मत भी करेगा, तो मोक्ष को देशमुख फैमिली के साथ सागर जी और उसके डैड की दोस्ती के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वो तरुण को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी की कीमत लगाने की? जब ईशानी ने मोक्ष को लंच करवा दिया तो वो अपने हाथ धोने वॉशरूम में चली गई। मोक्ष अभी भी वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था। अपनी बीबी को वो जीतना भी देखे उसे कम ही लगता था। जब ईशानी वॉशरूम से वापस आए, उसने मोक्ष को देखा जो उसे ही पागलों की तरह देख रहा था। वो मोक्ष के पास बैठ गई और उसकी हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोली, हब्बी क्या अब आप बता सकते हैं कि किसने आपको इतना गुस्सा दिला दिया है? मोक्ष ने जल्दी से ईशानी को अपने करीब खींच लिया।
और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी गर्दन को किस करते हुए बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बीबी, इस वक्त तुम बहुत डिलीशियस लग रही हो। खाने के बाद स्वीट डिश तो ट्राई करना चाहिए ना। वैसे मेरी गर्दन पर तुमने जो प्यार की निशानी दिया है, उसे सब जरूर आरामाया कर रहे होंगे। आपने हब्बी की बात सुनकर और उसकी गर्म सांसें और किस को अपनी गर्दन पर महसूस करके ईशानी सिहर उठी। उसे आज सुबह की बात याद आ गई, जिस वजह से वो हंसने लगी। आज जब मोक्ष ब्रेकफास्ट कर रहा था, सब ईशानी की कल रात मोक्ष की गर्दन पर दिए भरपूर निशान को देखकर हंस रहे थे। पर किसी ने मोक्ष को उसकी मुंह पर यह बात कहने की हिम्मत नहीं की। क्या पता मोक्ष उन सबको भी दक्ष की तरह कंपनी आकर काम करने के लिए बोल दे, जो वो सब बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे। पर मोक्ष के वहां से आने के बाद सब हंस पड़े और दक्ष और नव्या तो ईशानी को चिढ़ाने में लग गए थे कि वाह भाभी, आप कितनी ज्यादा रोमांटिक हो। मोक्ष जानता था उसकी बीबी किस वजह से हंस रही है, इसलिए वो ईशानी की गर्दन, कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस और बाइट की बरसात करने लगा। वो अच्छे से अपने डेजर्ट को एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पाठक विला में मोनाली आज कहीं नहीं गई और घर में ही रही और जैकी के साथ बात करने की कोशिश में लगी रही, जिस वजह से जैकी ने कई बार उसकी बेइज्जती भी कर दिया था। फिर भी वो उससे किसी गम की तरह चिपकी हुई थी। मोनाली बस अब जैकी के जरिए मोक्ष के आसपास जाना चाहती थी। अगर वो लड़की एक बिजनेस वुमेन है तो उसके लिए एक चांस था। लड़की को कैसी वाइफ चाहिए होती है? एक सीधी साधी शांत लड़की, जो उनकी फैमिली को प्रायोरिटी दे। अगर ईशानी सारा दिन बिजनेस के मामले में और मीटिंग में बिताती होगी, तो क्या ये उसके लिए एक अच्छा चांस नहीं होगा? अगर वो खुद को एक अच्छी संस्कारी और सीधी साधी लड़की की तरह बार बार प्रेजेंट करे, तो क्या पता मोक्ष उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर हो जाए। भले ही वो लड़की ईशानी बहुत खूबसूरत थी, पर वो अपनी खूबसूरती से मोक्ष को कितने दिन तक बांध कर रख सकती है। और नो डाउट उसे ये बेकार प्लान गीता ने बताया था। जब ईशानी और मोक्ष चले गए तो मोनाली ने गीता से ही फोन करके टिप्स मांगा कि कैसे वो मोक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और गीता को भी मोनाली जैसी मोहरा मिल गई। ये लड़की जितना जैकी के करीब रहेगी, उतना ही वो जैकी के बारे में गीता जी को इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। और उन्हें ये भी मेक श्योर करना था कि मोक्ष उसकी प्लान के आगे ना आ जाए, वरना इतने सालों से उन्होंने जो प्लान किया था सब बर्बाद हो जाएगा। और मोनाली तो थी ही पागल, वो भी उनकी बातों में आ गई। पर उसे नहीं पता था कि जैकी और बाकी सब भी अच्छे से जानते थे कि गीता जी ही इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड है। खाना खाने के बाद वो सीधा मोनाली को इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। उसे अब मोनाली की बकवास बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके जाते ही मोनाली ने गुस्से से अपनी दांत पीस लिए। उसे कैसे भी करके जैकी के करीब जाना था ताकि राजवंश फैमिली में एंट्री ले सके, चाहे इसके लिए पहले उसे बेइज्जती ही सहन क्यों ना करना पड़े। रात का वक्त राजवंश विला, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। और आज दोनों बच्चे भी सोए नहीं थे, दोनों डैनी के साथ खेल रहे थे। वहीं डाइनिंग टेबल पर ईशानी मोक्ष को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मोक्ष के हाथ में लगी चोट की वजह से ईशानी मोक्ष को अपने हाथ को वेट नहीं करने दे रही थी। मोक्ष धीरे से बोला, बीबी, अगर तुम हमेशा मुझे अपनी इस प्यारी हाथ से खाना खिलाने वाली हो, तो मैं हमेशा अपने हाथ पर चोट लगा लूंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आंखें छोटी करके मोक्ष को घूरा तो मोक्ष ने बस स्माइल किया। वहीं बाकी सबको भी मोक्ष की बातें सुनाई दे रही थी। मेहिका दक्ष के हाथ पर चिकोटी काटते हुए बोली, देखो भाई, टीचर से कितना प्यार करते हैं, दोनों कितना रोमांटिक कपल है। दक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ, क्या तुम देखना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मेहिका का गाल शर्म से लाल हो गया। उसने नीचे सिर कर लिया और खाने लगी। वहीं बाकी सब तो मोक्ष और ईशानी की इतनी प्यार को देखकर खुश थे। इस वक्त ईशानी किसी बच्चे की तरह मोक्ष की केयर कर रही थी, जिससे पता चल रहा था कि ईशानी मोक्ष से कितना ज्यादा प्यार करती है। पहले तो मोक्ष के हाथ में कितना भी चोट लग जाए वो किसी के हाथ से नहीं खाता था। डिनर करने के बाद ईशानी दोनों बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाकर रूम में ले गई। हर दिन रुद्रांशी को खास करके जबरदस्ती पिलाना पड़ता था, क्योंकि रुद्रांशी को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
ईशानी ने दोनों बच्चों को उनकी सोने के बाद उनकी बेड पर सुला दिया। मोक्ष इस वक्त बालकनी में था। दोनों बच्चों को सुलाकर ईशानी मोक्ष के पास बालकनी में चली गई। मोक्ष जो फोन में कुछ ईमेल चेक कर रहा था, उसने ईशानी को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। ईशानी ने मोक्ष के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अब भी आप उस तरुण देशमुख के साथ कैसे डील करने वाले हो? या फिर मैं ही उसे उसकी औकात दिखाऊं? मोक्ष ईशानी को इस बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था। ना ही वो चाहता था ईशानी इस तरुण के बारे में जाने। पर बाद में ईशानी ने राघव को धमकी देकर सारा सच निकाल दिया था, जिस वजह से ईशानी बहुत गुस्से में थी। मोक्ष उसकी गले को किस करते हुए बोला, जरूरत नहीं है बीबी, अभी वो हॉस्पिटल में है, उसे वहीं रहने दो। मैं उसका क्या करना है देख लूंगा। इतना कहकर उसने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया और बालकनी से रूम में आ गया। ईशानी को बेड पर सुलाकर मोक्ष ईशानी के ऊपर आ गया। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े उनकी बॉडी पर नहीं थे और दोनों एक दूसरे के बहोच के अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गया था। कुलकर्णी विला में आज को लगभग 4 दिन हो गया था, पर जैकी ने उसे कॉल नहीं किया था, जिस वजह से शिवानी और भी उदास हो गई थी। उसे लग रहा था उसकी फैमिली की सिचुएशन को जानकर जैकी शायद अब उससे बात ही नहीं करना चाहता है। और इन 2 दिन में उसके डैड ने भी जूही को पनिशमेंट देकर फिर माफ कर दिया था। इस वक्त वो बैंकरप्ट होने की कगार पर थे। वहीं माधव जी ने जूही की 2 महीने तक की एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट किया था, पर कहीं भी किसी भी तरीके से जूही ने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया था जो राजवंश कॉर्पोरेशन या फिर जी कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ हो, जिस वजह से माधव पूरी तरह से क्लूलेस था कि आगे क्या करना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब जूही ने किसी को ऑफेंड ही नहीं किया है, तो राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन उन्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं। तभी मधुलता जी ने जल्दी से शिवानी और मनीष की शादी की बात किया। दोनों की शादी की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, क्योंकि चढ़ा फैमिली भी काफी अमीर फैमिली थी, वो जरूर उनकी अभी मदद करेंगे। जिस वजह से शिवानी पहले से ही बहुत परेशान थी और अब जैकी का बिल्कुल भी फोन ना करना उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। उसके सो कॉल्ड डैड उसे पैसा कमाने की मशीन की तरह देख रहे थे। वो लगभग उसे बेच रहे थे। अगर सब उसे उस मनीष चढ़ा से शादी के लिए फोर्स करेंगे, तो वो जरूर सुसाइड कर लेगी, पर कभी भी उस शैतान से शादी नहीं करेगी। इस वक्त सिर्फ पंकज ही था जो इस शादी के खिलाफ था और सबसे लड़ रहा था। पर अपने बिजनेस के आगे तो शायद उसके डैड पंकज की भी बात इस बार नहीं सुनेंगे।